हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास एक क्लास में यूनिट कॉस्टिंग के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया जाए। ठीक है जी। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूनिट कॉस्टिंग का जो चैप्टर है ये बड़े सारे नामों से जाना जाता है। तो इंट्रोडक्शन में यहीं से शुरू करते हैं। इसके जितने भी नाम हैं सारे के सारे मैं आपको बता देता हूं। यूनिट कॉस्टिंग तो इसका नाम हमने ऊपर हेडिंग में लिखा ही है। इसको सिंगल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसको आउटपुट कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक फोर्थ नेम भी है, चौथा नाम भी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं जी। अभी आप ये मान के चलिए यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, चौथा नाम अभी बताते हैं। ऑब्वियसली अब आप ये जानना चाहेंगे यूनिट कॉस्टिंग की जो टेक्निक है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। ओके, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस पे यूनिट कॉस्टिंग की टेक्निक अप्लाई करी जा सकती है, भाई उनमें दो फीचर्स होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि या तो वो आइडेंटिकल गुड्स बनाते हो या फिर लेस वैरायटी गुड्स बनाते हो। वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं है जी, या तो एक ही तरीके का प्रोडक्ट है, या अगर वैरायटी है भी तो वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं। जैसे जो पेन बनाने वाली कंपनी है वो ऐसे ही पेन बनाती है जी, और अगर वैरायटी है भी तो कितनी वैरायटी होंगी। लेकिन जो दूसरा फीचर है और वो ये है लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। वो जो उनका वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वैरायटी ज्यादा नहीं है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं पेन बनाने वाली कंपनी, भाई एक ही बार में लाखों हो सकता है करोड़ों पेन बना दिए जाते हो। शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे, उसमें क्या होता है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट है या फिर वैरायटी कम है, लेकिन जब भी क्वांटिटी बनती होगी ह्यूज लेवल पर बनती होगी। जैसे आपने ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ईंटें बनाने की भट्टी देखी हो, वो ईंटें एक ही तरीके की ईंट बनती है लेकिन जब भी बनती होगी ह्यूज लेवल पर बनती होगी। स्टेशनरी वाली कंपनी का एग्जांपल तो मैं आपको दे ही चुका हूं, पेन, पेंसिल, कॉपी जैसे। और भी किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सोचें, अगर वो ये दो कंडीशन को फुलफिल कर पाते हैं। कौन सी दो कंडीशन? एक, आइडेंटिकल गुड्स हैं या लेस वैरायटी गुड्स हैं, और दूसरी क्वांटिटी का जो प्रोडक्शन होगा वो ह्यूज लेवल पर होगा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करी जाती हो। वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई ये जो यूनिट कॉस्टिंग की टेक्निक है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है जो किसी भी कॉस्टिंग टेक्निक का हो सकता है, और वो क्या है? दैट इज to ascertain true cost of manufacturing, to ascertain true cost of manufacturing and selling one unit of output। भाई जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने ह्यूज क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी, लेकिन भाई आपने एक एक कस्टमर को तो एक एक यूनिट ही बेचनी है ना। अब आप एक कस्टमर को एक ही पेन बेचोगे, या फिर मैं पेन खरीदूंगा तो एक ही पेन खरीदूंगा। हो सकता है मैं एक से ज्यादा भी खरीद लूं, लेकिन फिर भी एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। जूते खरीदने के लिए जाऊंगा तो एक बार में एक जोड़ी जूते ही खरीदूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एक एक यूनिट आप एक एक कस्टमर को बेचते हैं, हमें उसकी जाननी है पर यूनिट कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज की कॉस्ट कितनी हुई, और उसके बाद जब हम प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचते हैं और सेलिंग कॉस्ट का अमाउंट भी उसमें ऐड हो जाता है। अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट का क्या करिएगा? अरे ये क्या सवाल पूछ लिया जी। टू एसर्टेन या फिर डिसाइड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अरे भाई जब आप ट्रू कॉस्ट पर यूनिट पता कर लोगे
तो उसमें जितना भी प्रॉफिट आप कमाना चाहें वो तो खैर आपके खुद के बिजनेस की पॉलिसी हो सकती है। प्रॉफिट ऐड करिए, आपको पता चलेगा कि क्या जस्टिफाइड एप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस आप कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है तो कॉस्ट प्राइस पता करनी पड़ेगी। और ये जो आइडेंटिकल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का केस है या फिर लेस वैरायटी गुड्स का केस है, जहां क्वांटिटी ह्यूज लेवल पर बनाई जाती है, वहां पे जो टेक्निक फॉलो करी जाती है उस टेक्निक को कहते हैं सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग। अच्छा, अब ये टारगेट हमारा अचीव होगा कैसे? ये कहना और बात है कि भाई हम तो कॉस्ट पता करना चाहते हैं, पर ये कॉस्ट पता करी कैसे जाएगी, मैं बताता हूं। We have to prepare a statement. We have to prepare a statement. और वो जो स्टेटमेंट बनाई जाएगी उस स्टेटमेंट का नाम होगा कॉस्ट शीट। मैं अभी आपको बता रहा था ना कि इस चैप्टर का एक चौथा नाम भी, और ये नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर है जी। ज्यादातर स्टूडेंट इसको कॉस्ट शीट के चैप्टर के नाम से ही जानते हैं। एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, उस स्टेटमेंट का नाम होगा कॉस्ट शीट। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कॉस्ट शीट का? कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर जितने भी स्टेजेस से होकर गुजरता है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक एक स्टेज तक आपकी कॉस्ट कितनी। जैसे शुरू में मैन्युफैक्चरिंग स्टेज आएगी, उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेज आएगी, उसके बाद सेलिंग एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी की स्टेज आएगी। तो आपको एक एक स्टेज की कॉस्ट को बड़े जस्टिफाइड मैनर में पता करना है। अच्छा, अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब आप कॉस्ट शीट बनाएं तो कॉस्ट शीट बनाने के दो पॉसिबल सिचुएशन हो सकती। पहली सिचुएशन ये कि जिसमें आपको स्टॉक की डिटेल्स गिवन ना हो। पॉइंट नंबर 5, विदाउट स्टॉक। ऑब्वियसली अगला पॉइंट आएगा विद स्टॉक। अच्छा, जब मैं टर्म यूज करता हूं स्टॉक, स्टॉक हो गया तीन तरीके का, एक रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा फिनिश गुड्स। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको स्टॉक की डिटेल्स गिवन नहीं है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, इसका ऑब्वियस मीनिंग ये होगा कि जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते हैं वही कंज्यूम करते हैं, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं। इसका ऑब्वियस मीनिंग यह भी होगा कि जो भी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करते हैं वही आप बेच देते हैं, कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं। तो जब कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ना हो तो हमको कॉस्ट शीट कैसे बनानी है, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास आएगा। और दूसरा विद स्टॉक। और अगर स्टॉक हो क्वेश्चन में, और ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो स्टॉक के साथ ही होंगे। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और दो बातें हम लोग समझेंगे, एक कॉस्ट शीट स्टॉक के बगैर कैसे, और दूसरा कॉस्ट शीट स्टॉक के साथ कैसे। वाजिब। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या काम करने वाला हूं, अब यहां से मैं अपनी मेन क्लासेस का वीडियो इसमें ऐड करूंगा, जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट शीट विदाउट स्टॉक और कॉस्ट शीट विद स्टॉक के कंसेप्ट को पढ़ाया था। तो मेरी टेक्निकल टीम को इंस्ट्रक्शन है कि यहां से उस वीडियो को ऐड कर दिया जाए। अच्छा, आप जानते हो जो स्टॉक्स है ना वो तीन तरीके के होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल यानी जिसपे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर शुरू ही नहीं हुआ, आपने जैसे खरीदा वैसे ही पड़ा हुआ है। फिनिश गुड्स यानी जिसपे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, अब हम उसको बेच देंगे कस्टमर को। और वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर शुरू हो गया है पर खत्म नहीं हुआ जी, काम चल रहा है। जैसे हमने आपको बुक्स दी, उसमें बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, शुरू में सारे के सारे क्वेश्चन रॉ मटेरियल हैं जी। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते गए, समझते गए, सारी बातें क्लियर होती गई, ये फिनिश गुड्स बनते गए। यानी पेपर में आ जाए क्वेश्चन, हम दे देंगे, हम इसका आंसर दे देंगे। पर मान लीजिए अभी किसी क्वेश्चन में आपकी पढ़ाई चल रही है, उसमें कोई डाउट है, अभी सिचुएशन क्लियर करनी बाकी है, तो इसका मतलब आप उसे कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, यानी इन क्वेश्चंस पर अभी हमारी पढ़ाई चल रही है। आप कहेंगे सर ये कैसा बेकार सा एग्जाम्पल दे रहे हैं,
तो चलो यार, बात को समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। बाकी आप जानते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमेशा से रॉ मटेरियल कुछ और खरीदता है पर अपने कस्टमर्स को कुछ और बेचता है। जैसे चलिए अगर मैं बुक पब्लिशिंग कंपनी का एग्जांपल लूं, बुक पब्लिशिंग कंपनी कहती है कि हम बाजार से क्या खरीदते हैं, हम खरीदते हैं पेपर, हम खरीदते हैं इंक, उसके बाद हम बुक्स को पब्लिश करते हैं और जब पूरी तरह बुक बन जाती है तो हम अपने कस्टमर को अपना फिनिश प्रोडक्ट बेचते हैं। हम उसे फिनिश गुड्स कह सकते हैं। जैसे ये बुक पूरी तरह बन गई, मैं ऐसे कहूंगा ये फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन शुरू में जो पेपर खरीदा गया था, जो इंक खरीदी गई थी, भैया वो तो रॉ मटेरियल ही था ना। खैर चलिए, आइए जी शुरू करते हैं। हेडिंग है हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट विदाउट स्टॉक। विद स्टॉक की सिचुएशन बाद में देखेंगे जी। तो आप एक काम करिएगा जी, ओके ये कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप ना 2 कॉलम्स बना लीजिएगा। एक की हेडिंग आपकी तरफ से होनी चाहिए पर्टिकुलर्स और दूसरे की हेडिंग डालिएगा अमाउंट। ठीक है जी, वेरी गुड। पर्टिकुलर्स और अमाउंट आपने 2 कॉलम्स बना लिए। कॉस्ट शीट बनाने का सिस्टम क्या है कि सबसे पहले जो कॉस्ट रिकॉर्ड करी जाती है ना, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट। क्या कहते हैं जी? डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट। सबसे पहले उसी को लिखेगा जी। उसके बाद जो दूसरी कॉस्ट रिकॉर्ड करी जाती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वेल आप इसको वेजेस भी कह सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जैसे ही ऐड करेंगे, उसके बाद तीसरा अमाउंट जो आप इसमें ऐड करेंगे उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम तीनों का टोटल कर लेते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास आता है हम उसको टेक्निकली कहते हैं प्राइम कॉस्ट, या फिर आप कहने को इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट कहें, प्राइम कॉस्ट कहें, एक ही बात है। पर यहां थोड़ी देर के लिए रुकेगा। स्टूडेंट कह सकते हैं सर ये जो डायरेक्ट टर्म आपने यूज किया है ये वही है ना जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? अरे भाई वो एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज तक होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज के बाद में होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली पोजीशन तो आप यही क्लियर करिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाई गई किसी बात से हमको कुछ लेना देना नहीं। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ाया गया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वो पढ़ाई आप खाली उसी सब्जेक्ट तक रखिएगा। जब आप हमारे सब्जेक्ट के पास आए तो हमें आप राइट दें, हम अपने पैरामीटर्स खुद डिसाइड करें। तो हम किसको कहते हैं डायरेक्ट, हम किसको कहते हैं इनडायरेक्ट, अब ये इंपॉर्टेंट मैटर हमारे लिए हो जाता है। हालांकि मैं आपको बाद में इसी थ्योरी के नोट में बताऊंगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस क्या होता है, पर मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि आप तब तक इंतजार नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे कि इसका एक जनरल आइडिया आपको अभी से मिल जाए, मैं भी यही चाहता हूं। तो सुनिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है, डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई होती। जैसे भाई पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहती है कि एक पेन को बनाने में कितना प्लास्टिक यूज हुआ है हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक पेन को बनाने में एक रिफिल डाला गया है, हम इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, लेकिन ये पेन जिस मशीन पर मैन्युफैक्चर हुआ होगा, जरूर उस मशीन में कुछ ऑयल, ग्रीस, ऐसा कुछ कंपोनेंट, ऐसा कुछ मटेरियल यूज हुआ होगा। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एक पेन को बनाने में कितना ऑयल और कितना ग्रीस यूज किया गया था? आप कहेंगे सर नहीं बताया जा सकता या बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए जो कॉस्ट सीधे तौर पे डायरेक्टली आइडेंटिफाई होती है वो डायरेक्ट है और जो आइडेंटिफाई नहीं होती है वो इनडायरेक्ट है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं।
देखो जैसे हम जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम अपने एक एक स्टूडेंट को बुक्स प्रोवाइड करा कर देते हैं, सही बात है जी। तो जो हमारे काम में जो बुक्स की कॉस्ट है, हम उसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स हमें उतनी ज्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं। यानी हमारे काम में बुक्स का कॉस्ट हम स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ाते समय, जैसे मैं ये मार्कर या पेन जो कुछ भी यूज करता हूं, लेकिन ये जो मेरी कॉस्ट है, क्या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ आइडेंटिफाई होती है? क्या ज्यादा स्टूडेंट्स अगर मैं पढ़ाऊं तो क्या मेरी मार्कर की, पेन की कॉस्ट बढ़ जाएगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है ना, ये मैं अपने स्टूडेंट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं, तो इसको मैं कहूंगा तो मटेरियल कॉस्ट ही, पर ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। कौन सा? इनडायरेक्ट मटेरियल। अब मैं आता हूं डायरेक्ट लेबर पर। देखिए जैसे आपने लेबर कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि लेबर कॉस्ट के चैप्टर में आपने उन वेजेस को भी पढ़ रखा है जहां वर्कर को वेजेस आउटपुट के बेसिस पे दी जाती, यानी इतनी यूनिट्स बनाओ और इतने वेजेस। जब आप खुद कहते हो कि लेबर कॉस्ट आउटपुट के साथ आइडेंटिफाइड है, एक एक यूनिट के साथ आइडेंटिफाइड है, तो क्या वो लेबर कॉस्ट डायरेक्ट नहीं हुई? अरे प्यारे, क्या आप जानते नहीं? जैसे अगर हम अपने कोचिंग क्लासेस का एग्जांपल लें, जितनी भी स्टूडेंट से कलेक्शन होती है उसका एक शेयर टीचर को भी दिया जाता है। तो टीचर कहता है ना, ज्यादा स्टूडेंट अगर होंगे तो मेरी कलेक्शन भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो जो अमाउंट है जो टीचर को पे करा गया है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ आइडेंटिफाइड होता है। बात समझ में आई? अच्छा, उसी तरीके से अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ रहा है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूं, क्योंकि बाद के थ्योरी के नोट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आपको एक रफ आइडिया मिल गया है कि जब भी हम टर्म यूज करते हैं डायरेक्ट, जब भी हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पढ़ाई में शब्द इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, तो हमारा मतलब है उन एक्सपेंसेस के साथ जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई होते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप अपने कस्टमर को बेच देते हो। अभी तक की पढ़ाई मैंने आपको यह बता दी है कि आप इन तीनों का टोटल करें और इन तीनों के टोटल को आप नाम दें, प्राइम कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट। फिर आप इसमें ऐड करिएगा फैक्ट्री, या फिर आप टर्म यूज कर सकते हैं वर्क्स। फैक्ट्री कहें या वर्क्स कहें, एक ही बात है। आप ऐड करेंगे फैक्ट्री या फिर वर्क्स ओवरहेड्स। अच्छा, ओवरहेड्स जाने, अरे भाई ओवरहेड जाने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्या? यानी आपके फैक्ट्री की स्टेज के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी जो डायरेक्ट नहीं हैं, ध्यान से सुनिए, जो डायरेक्ट नहीं हैं वो सारे के सारे आप यहां पर ऐड करें। इसको ऐड करके जो अमाउंट आता है ना, हम उस अमाउंट को क्या कहते हैं? सुनिएगा, हम उसे कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर उसको कहा जा सकता है वर्क्स कॉस्ट। तो कोई अगर आपसे पूछे कि फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? भाई जितने भी डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल किया जाए और उसमें फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स ऐड कर दिए जाएं, तो जो अमाउंट आता है उसको टेक्निकली कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, इतना तो आप लोग लिख चुके हैं ना, वेरी गुड जी। एक बार फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? उसमें बड़े सारे अमाउंट ऐड होते हैं। नंबर 1 है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। नंबर 1 है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। भाई ऐसा है, मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताऊं,
क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो पेज नंबर 1.5 पर इसका अलग से थ्योरी का नोट है। कहां पर है? पेज नंबर 1.5। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं और ये कहूं कि चलो पहले क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट जो है ना उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं, मैं इस पेज को यहां रोक दूं और कहूं चलो पेज नंबर 1.5 पे चलते हैं और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं कहूं सर आगे बढ़ते हैं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का थ्योरी का नोट हम बाद में लिख लेंगे, अभी एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। जनरल आइडिया यह है कि देखो भाई साहब, जब आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है तब आप उसकी क्वालिटी को चेक करते हो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रोसीजर में आपके कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो एक्सपेंसेस जो है हमको यहां पे रिकॉर्ड करने हैं। हां, जहां तक क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के टेक्निकल मीनिंग का सवाल है, मेरी माने रुक जाएं, हम जब पेज नंबर 1.5 पर पहुंचेंगे तो इसका डिटेल नोट मैं आपको लिखवा कर दे ही दूंगा, मेरी भी मजबूरी समझिए भाई साहब। तो पेज नंबर 1.5 पर आपको मिल जाएगा, पर यह बात अभी समझ लें कि ये यहां पे ऐड करना पड़ता है जी। दूसरा जो अमाउंट आप ऐड करेंगे वो है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अच्छा, अब जहां तक प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट का सवाल है आप फिर से चेक कर ले पेज नंबर 1.6। जब हम इस पेज पर जाएंगे तब हम इस कॉस्ट के बारे में आराम से बातचीत कर लेंगे। अभी तो आगे बढ़ने का टाइम आ गया, क्योंकि पहले मैं ये वाला थ्योरी नोट तो कंप्लीट करूं, कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट तो आपको लिखवा कर दूं। पर आप कहेंगे सर जनरल डिस्कशन करिए, जनरल डिस्कशन, ओके कोई नहीं, 1 मिनट का टाइम लगाते हैं। भाई प्रोडक्ट है तो उसकी पैकिंग तो करनी पड़ेगी। आप कह सकते हैं सर पैकिंग हमको मालूम है, ये प्राइमरी क्या है? प्राइमरी पैकिंग बच्चे वो पैकिंग होती है कि जिसके बगैर प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जांपल आपको देता हूं, आप लोगों ने अगर मार्केट से कभी टूथपेस्ट खरीदा हो, क्या टूथपेस्ट, तो वो जो पेस्ट होता है वो एक ट्यूब में डालकर आपको दिया जाता है। अगर वो उस ट्यूब में नहीं डाला जाएगा तो वो आपको नहीं बेचा जा सकता, बाजार में खुला थोड़ी बेचा जाएगा। तो ये जरूरी है कि उसको एक ट्यूब में डाला जाए। हाँ जी, उसके बगैर वो प्रोडक्ट पॉसिबली बेचा ही नहीं जा सकता, उसे कहते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अच्छा, वो जो टूथपेस्ट होता है वो आपने जब खरीदा होगा तो एक बॉक्स में डाला होता है, वो गत्ते का बॉक्स होता है ना, आप उस गत्ते के बॉक्स का क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, घर ले जाकर उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, यही करते हैं ना। फिर वो बॉक्स है क्यों? अरे बॉक्स इसलिए है क्योंकि मेन प्रोडक्ट को बचाना होता है, क्योंकि इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो पेस्ट है ना वो ट्यूब को बचाया जाए, इसलिए उसको बॉक्स में डाला जाता है। क्योंकि बॉक्स की कुर्बानी अगर होती है तो हो जाए बच्चे, वो प्राइमरी नहीं, वो सेकेंडरी पैकिंग होती। सेकेंडरी पैकिंग सिर्फ इसलिए ताकि प्राइमरी प्रोडक्ट को बचाया जा सके, और प्राइमरी पैकिंग वो कि जिसके बगैर प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा ही नहीं जा सकता। अब मैंने इतनी सारी बातें तो आपको बता दी, आपने सुन ली, बाकी डिस्कशन हम कब करेंगे? जब पेज नंबर 1.6 आएगा, तब तक रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। अच्छा, तीसरा जो अमाउंट हम इसमें ऐड करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अच्छा, आपको इसका थ्योरी का नोट कहां लिखा हुआ मिलेगा? पेज नंबर 1.7 पर। ओके, मेरे ख्याल से इसको तो समझाने की भी आवश्यकता नहीं, ऐसे बड़े सारे प्रोडक्ट है बिना रिसर्च के तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लीजिए, मोबाइल फोन इतनी टेक्नोलॉजी सुपर फास्ट स्पीड से चेंज हो रही है, हर 6 महीने के बाद नया मॉडल मार्केट में, तो रिसर्च बहुत जरूरी होती है जी। तो वो जो भी रिसर्च की कॉस्ट होती है वो यहां पर ऐड करनी पड़ती है। जो चौथा अमाउंट हम इसमें ऐड करते हैं वो कौन सा होता है? दिस इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स।
आप जो ऑफिस की सिचुएशन को मैनेज करते हैं, आप जो एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशन को मैनेज करते हैं, इस कंटेक्स्ट में आपके जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहां पर ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर खाली वही ऐड होंगे जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड हो। प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड हो से हमारा मतलब क्या है? सुने सुने सुने, जब गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं तो उन प्रोड्यूस गुड्स को संभाला जाता है। कहां संभाला जाता है? वेयरहाउस में। हो सकता है वेयरहाउस का हमको रेंट देना पड़े, वेयरहाउस में जो स्टाफ अपॉइंट कर रखा है उसको सैलरी देनी पड़े, वेयरहाउस का जो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। ये जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और वो इसलिए हैं ताकि जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं यानी जो प्रोडक्शन है उस कंटेक्स्ट में आपके ये एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर ऐड करने पड़ेंगे। तो एक बार फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए तो ये 4 अमाउंट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक अमाउंट आपको माइनस भी करना पड़ता है। और क्या माइनस करना पड़ता है जरा लिखेगा जी? सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। इनफैक्ट पूरा नाम मैं लिखना चाहूंगा, फैक्ट्री स्क्रैप। फैक्ट्री स्क्रैप एंड बाय प्रोडक्ट। आप ये माइनस करेंगे तो ये बात फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे ना। अच्छा, बाय प्रोडक्ट क्या होता है मुझे ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर हम लोग वॉल्यूम नंबर 1 में कवर करके आए। मैन्युफैक्चरिंग करते करते जो भी फैक्ट्री स्क्रैप होता है, और आप जानते हो हम उसे बेच देते हैं, बेचकर कुछ रुपए मिल जाते हैं। बाय प्रोडक्ट को बेच देते हैं, बेचकर कुछ रुपए मिल जाते हैं, तो उससे हम अपनी कॉस्ट को थोड़ा कम कर देंगे। तो जो फाइनल अमाउंट हमारे पास आएगा, हम उस फाइनल अमाउंट को किस नाम से जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे हाथ आ जाए तो उसमें फाइनली 2 अमाउंट ऐड करे जाते हैं। नंबर 1 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ब्रैकेट्स में लिखेगा जनरल। ओके, आप इसको ऐसे सोचिए कि जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस क्वांटिटी के साथ आइडेंटिफाई हो रहे थे वो तो ऊपर ऐड हो जाता है, लेकिन जो बाकी ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, भाई ऑफिस में ऐसा बड़ा सारा स्टाफ होता है जो मिसलेनियस एक्टिविटीज में एंगेज है, यानी बिजनेस को तो संभाल रहा है, लेकिन वो कहता है कि हमारा प्रोड्यूस क्वांटिटी से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है। वहां पे जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, भले ही आपने रेंट पे करा, भले ही आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, भले ही आपने स्टाफ को सैलरी पे करी, वो सारे के सारे आपके यहां पर जाकर ऐड होंगे। और लास्ट में जो अमाउंट ऐड किया जाता है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या ऐड किया जाता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यहां जाके हमारी एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती, और एक बार सारे एक्सपेंसेस का टोटल आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? ये हमारी टोटल कॉस्ट है, लेकिन हम मोर टेक्निकली इसको क्या नाम देते हैं? वेल, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। वैसे ये टोटल कॉस्ट है, पर हम इसको मोर टेक्निकली नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक बार टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाए तो मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट इसमें अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करेगा, और डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करते ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कस्टमर से सेल्स वैल्यू के नाम पर कितना अमाउंट कलेक्ट करना है। कॉस्ट शीट का ये है पूरा फॉर्मेट, और ये पूरा फॉर्मेट भी प्यारे तब है जब अभी स्टॉक पिक्चर में नहीं आया है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स पर बात नहीं हुई है।
यानी किसी क्वेश्चन में स्टॉक की डिटेल्स ना हो तो आप ये वाला फॉर्मेट अडॉप्ट कर सकते हैं, मैं जानता हूं। नोट नंबर 1 सुनेगा, नोट नंबर 1 देखिए, एक टर्म है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कहें, प्राइम कॉस्ट कहें, एक ही बात है, ठीक है ना? वेरी गुड। आप ये कहेंगे कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सही बात है जी। पहले कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सही है। दूसरे कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यह बात भी सही है। और तीसरे कंपोनेंट को क्या नाम दिया गया है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है उसमें यही काम तो आपने करा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है भाई, ये अपने आप में एक मटेरियल कॉस्ट होती है। आप कहेंगे सर क्या बात कही आपने, मजा आ गया। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अपने आप में एक मटेरियल कॉस्ट होती है। आप नहीं बताते तो हमें तो पता ही नहीं चलता। इस हिसाब से सोचे तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो अपने आप में एक लेबर कॉस्ट होती है ऑब्वियसली, और मजा आ गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हुए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हुए? तो इसका जवाब है एक्सपेंसेस अदर देन, एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। तो जब भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस शब्द प्रयोग करें तो कहिएगा कि मटेरियल और लेबर के अलावा कुछ और। आप कहेंगे सर भूलिएगा मत, आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर अभी हमारे से डिस्कशन नहीं किया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स हम जानना चाहते हैं। जरूर जरूर, मैं भी मना नहीं कर रहा हूं भाई। हाँ जी, सुनिएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक मटेरियल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, एक्सपेंसेस मटेरियल और लेबर के अलावा बाकी। लेकिन सच कॉस्ट मस्ट बी कंप्लीटली एंड conveniently identified with the product हम ये कहना चाहते हैं कि ये वो हैं जो प्रोडक्ट के साथ कंप्लीटली और कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई होते। कंप्लीटली और कन्वीनियंटली यानी पूरे तौर पर और बड़े आराम से। तो जिसमें ये फीचर ना हो तो क्या करें? तो फिर आप अपने आप को डायरेक्ट कहने की कोशिश ना करें। तो फिर हम कौन है? फिर हम इनडायरेक्ट हैं, क्योंकि जो एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं हुआ भाई वो इनडायरेक्ट तो हो ही जाएगा ना। अब नोट नंबर 2 ऐसे लिखेगा जैसे मैं लिख रहा हूं। Examples of direct materials। वाह जी वाह। सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं वही देना चाहूंगा जो हम लोग पिछले पेज पे डिस्कशन में ले रहे थे। लिखेगा जी एक एग्जाम्पल, पेपर यूज्ड in book publishing business। क्योंकि एक एक बुक में कितना पेपर यूज किया गया है यह बात बड़े आराम से आइडेंटिफाई करी जा सकती है। वेरी गुड।
और दूसरा एग्जाम्पल भी मैं वही पिक करता हूं जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, और वो है कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक या फिर रिफिल इन पेन मैन्युफैक्चरिंग। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो मैं और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन आप सोचिए कि हमारे पास भी स्पेस का लिमिटेशन है, और अगर बात समझ में आ गई है तो एग्जाम्पल्स को फिर हमें जानबूझ के रोक देना चाहिए। जैसे कोई कह सकता है कि सर ये जो बल्ब बनाया जाता है, बल्ब मैन्युफैक्चरिंग, उसमें जो ग्लास इस्तेमाल होता है, ऑफ कोर्स एकदम सही बात है। आप ये कह सकते हो कि सर के जूते के बनाने में जो लेदर इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ी सही बात है। लेदर का ही एग्जांपल ले तो बैग बनाने में कितना लेदर इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ी सही बात है जी। तो सारे के सारे आखिर क्या हैं कि जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली आइडेंटिफाई हुए और वो मटेरियल कॉस्ट की नेचर में है, इसको मैं क्या कहना चाहूंगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ज्यादा एग्जाम्पल लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। अब आप लिखेंगे examples of direct labor cost। हाँ जी, लेबर कॉस्ट का चैप्टर वैसे तो आप पहले पढ़ चुके हैं वॉल्यूम नंबर 1 में, लेकिन चलिए फिर भी आइए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। wages paid to फैक्ट्री मशीन ऑपरेटर्स। क्या लिखा आपने, फैक्ट्री मशीन ऑपरेटर्स। ऐसा जनरली देखा गया है कि फैक्ट्री मशीन ऑपरेटर्स को जो वेजेस दी जाती हैं वो आउटपुट बेस्ड होती हैं, यानी जितनी क्वांटिटी आपने बनाई उसके हिसाब से वेजेस कैलकुलेट हो जाती हैं, तो ये प्रोडक्ट के साथ सीधे तौर पर आइडेंटिफाई होती है। ठीक बात है जी। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये मैं आपको अपने ही रिलेशन में यानी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड बताना चाहूंगा। अमाउंट पेड टू टीचर्स, अमाउंट पेड टू टीचर्स इन कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं यहां एक पोजीशन क्लियर करना चाहूंगा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो यूनिट कॉस्टिंग की टेक्निक में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, और जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है उनके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग की टेक्निक है। इसलिए मेरे इस एग्जाम्पल को ना गलत मत समझिएगा, मैं सिर्फ आपको बात समझा रहा हूं कि कोचिंग सेंटर्स में जो पैसा टीचर को दिया जाता है, चूंकि वो स्टूडेंट से होने वाली कलेक्शन पर बेस्ड होता है, यानी जितने स्टूडेंट्स की कलेक्शंस होंगी उसका इतना परसेंटेज टीचर को दे दिया जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज्यादा हुए तो टीचर को दी जाने वाली वेजेस भी ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, प्लीज इसका ये मतलब बिल्कुल ना निकाला जाए कि कोचिंग सेंटर्स में यूनिट कॉस्टिंग की टेक्निक फॉलो होती है। मैंने ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे डिस्कशन करने का टाइम आ गया जी। वेरी गुड। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, रॉयल्टी ऑन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। वाह जी वाह। आइए आराम से डिस्कशन करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। देखिए, रॉयल्टी आपको मालूम ही है टीचर्स को दी जाती है, ऑथर्स को दी जाती है जो किताबें लिखते हैं। रॉयल्टी आप मालूम ही है सिंगर्स को दी जाती है जिनके गाने बड़े पॉपुलर हो जाते हैं।
रॉयल्टी आपको मालूम ही है कि जैसे मान लो किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया, जैसे अगर मैं ये पेन का एग्जांपल लूं, ये जो पेन मेरे हाथ में है ये पायलट कंपनी का पेन है। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो पायलट कंपनी मेरे ऊपर लीगल केस कर देगी कि आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि इसका इन्वेंशन का राइट उन्हीं के पास है। लेकिन अगर मैं उनके साथ एग्रीमेंट कर लूं कि भाई साहब ये पेन मैं बनाता हूं ना, और क्या, अरे भाई रॉयल्टी दूंगा आपको, आप मुझे बनाने का राइट बेचिए, प्रोडक्ट तो ऐसे इसमें है क्या असल में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं वो अमाउंट पे करता हूं तो उसको बोला जाता है रॉयल्टी, यानी जिसपे राइट किसी और का है, पर मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं करूंगा तो मैं रॉयल्टी तो पे करूंगा। अच्छा, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे है, क्योंकि ना ये मटेरियल है ना ये लेबर है, और ये प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है। यानी एक एक यूनिट जो मैं बनाऊंगा, जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मान लीजिए एक एक यूनिट पर मैं एक एक रुपए की रॉयल्टी देता हूं, तो क्या ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं होता है? द आंसर इज यस। तो रॉयल्टी को आप डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में क्यों लेकर जाएंगे? क्योंकि ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है। इस पर आप ये कह सकते हो कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि रॉयल्टी प्रोड्यूस के साथ आइडेंटिफाई ना हो, क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ आइडेंटिफाई ना हो? मैं आपको इसका जवाब देता हूं, यस। चलिए न्यूज़पेपर्स का एग्जांपल लेते हैं, मैगजीन्स का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखा, एक बहुत बड़ा एस्से लिखा, आर्टिकल कहते हैं उसको, वो न्यूज़पेपर आर्टिकल में छप गया, तो जिसने भी वो आर्टिकल लिखा उसको पेमेंट करी जाएगी, यस। पर क्या वो पेमेंट क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ जोड़ी जाती है? क्या ऐसा कहा जाता है अरे जितने न्यूज़पेपर भी बिकेंगे मार्केट में, एक एक न्यूज़पेपर पर आपको रॉयल्टी दी जाएगी? ऐसे नहीं होता। जो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखते हैं वो साफ कहते हैं ये मैंने आर्टिकल लिखा, मुझे इसके 50,000 दे दो, बात खत्म। अब न्यूज़पेपर कम बिके ज्यादा बिके, कोई मेरा आर्टिकल पढ़े ना पढ़े, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रॉयल्टी मिली है ये प्रोडक्शन के साथ आइडेंटिफाइड नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट मानने से इनकार करता हूं। मैं खाली उसी रॉयल्टी को डायरेक्ट मानूंगा जो कि क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ आइडेंटिफाई होती है। वेरी गुड। एक एग्जांपल और लिखेगा जी। कॉस्ट ऑफ स्पेशल माउल्ड्स एंड डिजाइन। ओके जी, तो मैंने टर्म यूज किया है स्पेशल माउल्ड्स एंड डिजाइन। तो सुनेगा, जैसे मैं मान लीजिए ये पेन बनाने वाली मशीन पर फिर वापस आता हूं, जिस मशीन पर ये पेन का डिजाइन तय करा गया है, वो डिजाइन हमें किसी इंजीनियर से मिलकर, और मान लीजिए उसको कहना पड़ता है ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आप ऐसी माउल्डिंग बना दीजिए, ऐसा डिजाइन बना दीजिए। तो जो हमको पे करना पड़ेगा अमाउंट, इस कंटेक्स्ट में ये इस प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता रहा था जो या तो डायरेक्ट मटेरियल कहे जा सकते हैं, या डायरेक्ट लेबर कहे जा सकते हैं, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहे जा सकते हैं। और हम इस समय पेज नंबर 1.3 पर हैं और उसका नोट नंबर 2 मैंने आपको लिखवा कर दे दिया है। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, मैं थोड़ा सा स्पेस अपने लिए क्रिएट करना चाहूंगा। हाँ जी, आइए बनाते हैं नोट नंबर 3। जो नोट नंबर 3 है वो किस कंटेक्स्ट में बनाया जाए? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। ओके जी, कॉस्ट शीट में आपने ये ऑब्जर्व करा है कि जितने भी ओवरहेड्स आपको गिवन हैं उनको हम लोग ऐसे 3 कैटेगरीज में लेके जा सकते हैं। एक वो जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, सेकंड कैटेगरी उन ओवरहेड्स की हो गई जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है,
और तीसरी कैटेगरी उन ओवरहेड्स की हो गई जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी से रिलेटेड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सही बात है ना। अच्छा, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है, जो फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड्स हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है। इस बात को अच्छे ढंग से समझाने के लिए मैं जरा कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पर आपका ध्यान ले आता हूं। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पर आपका ध्यान ले आता हूं। देखिएगा, जब आपने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ा था, इधर आइए, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बन जाते? द आंसर इज यस। उसी हिसाब से सोचें, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड हैं वो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनते हैं, और जो जनरल हैं और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनते हैं। आप कहेंगे सर बात अपने आप में सही है, तो इसीलिए ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि जितने ओवरहेड्स हैं उसमें जो फैक्ट्री रिलेटेड है वो फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं उनको आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। एक, वो जो प्रोडक्शन रिलेटेड हो गए, और दूसरे जिनको आप कह सकते हो जनरल, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्शन रिलेटेड ऑफिस ओवरहेड हो गए वो किसका पार्ट बन जाते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाते हैं। यानी जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आने ही चाहिए जो प्रोडक्शन के साथ आइडेंटिफाई होते हैं ऑब्वियसली, पर जितने भी जनरल नेचर के हैं या जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है उनको आप क्या कहेंगे कि वो किसका पार्ट है? दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। एकदम ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन एकदम परफेक्ट है। आप इस समय कहां पर हैं? आप इस समय हैं पेज नंबर 1.3 पर। इसमें आपने पहले सारे एग्जाम्पल्स रिकॉर्ड करे। नोट नंबर 3 में आपने ओवरहेड्स के कंटेक्स्ट में एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दिया। अच्छा, आप इस पेज पर एक नोट और वो कौन सा है? नोट नंबर 4। उसके लिए मैं फिर से जरा स्पेस बनाना चाहूंगा जी। नोट नंबर 4, और नोट नंबर 4 की आप हेडिंग डालेगा एक्सक्लूजन्स। क्या हेडिंग आई आपकी तरफ से? एक्सक्लूजन्स। पहले आप मुझे बताइए कि जब हम टर्म यूज करते हैं एक्सक्लूजन्स तो इससे हमारा मतलब क्या है? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि कॉस्ट शीट बनाते समय हो सकता है क्वेश्चन मुझे ऐसे कुछ एक्सपेंसेस बताए कि जिस पर मैं साफ तौर पे कह दूं कि भैया मैं इनको इंक्लूड करने वाला नहीं हूं, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कर सकता हूं। वो कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं? लिखेगा जी। व्हाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट बनाते समय, व्हाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट, following amounts must be excluded. Following amounts must be excluded. तो आप इनको काउंट मत करिएगा। वो कौन कौन से हैं एक एक करके लिस्ट बनाते हैं जी। टोटल आपको सिर्फ 3 लिखने हैं, सिर्फ 3 हैं जो आपको रिकॉर्ड करने हैं। उसमें लिखेगा पहले ए है एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। जब से आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी शुरू करी है तब से हर बार हमने कहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है नॉर्मल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। अगर कुछ एक्सपेंसेस एबनॉर्मली हो गए, इस पीरियड में हो गए, क्वेश्चन ने हमको कहा कि एक्सपेंसेस हो गए लेकिन वो होने नहीं चाहिए थे, तो भैया साफ तौर पे बता रहा हूं इनको इंक्लूड मत करना। कहना जी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ
और सिर्फ नॉर्मल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। अगर एबनॉर्मल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में लिखे हैं, साफ तौर पे मना कर देना कि कॉस्ट बुक्स में इनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि हम नॉर्मल कॉस्ट बताते हैं और उसके बेसिस पर यह पता चलता है कि कस्टमर से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कितनी कॉस्ट रिकवर करी जानी चाहिए। ओके, आप दूसरा कौन सा अमाउंट काउंट नहीं करेंगे, लिखेगा बी पॉइंट, दिस इज इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल। क्या लिखा आपने, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल। और ये क्यों काउंटर नहीं करना है, इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, बिकॉज इंटरेस्ट इज फाइनेंशियल कॉस्ट एंड नॉट ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, जब मैं कहता हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट तो मेरा मतलब है बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने लोन ले रखा है, मैं इंटरेस्ट देता हूं, तो इंटरेस्ट मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट है, मेरा बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट नहीं है। यहां पे जरा फर्क समझिएगा कि ये बिजनेस रिलेटेड कॉस्ट क्या होता है और फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए हमने अपने बिजनेस में एयर कंडीशनर इंस्टॉल करा, एसी, ठंडी हवा के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एसी चलाने के लिए बिजली खर्च होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, लिखिए ना उसको, कौन रोक रहा है आपको। ओके, आप कहेंगे सर ओके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर बात होगी, क्या एसी पर डेप्रीसिएशन होगा? यस, डेप्रीसिएशन लिखिए ना, कौन आपको रोक रहा है। बिजनेस चलाना है, एसी चलेगा, एसी डेप्रीशिएट होगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखिए, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन आपने कहा सर हमारे पास एसी खरीदने के पैसे नहीं थे, हमने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हम कहेंगे भाई इंटरेस्ट हम क्यों लिखें? अरे यार एक बात बताओ, आपने लोन के पैसों से एसी खरीदा, क्या यह बिजनेस का कसूर है? ये आपकी पॉकेट का कसूर है कि आपके पास खुद अपना एसी खरीदने के खुद के पैसे नहीं थे। तो हम इंटरेस्ट को कैसे बिजनेस एक्सपेंडिचर मान लें? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है मेरे प्यारे, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपके बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से आप मशीन खरीदिए, अरे यार आप मशीन पे डेप्रीसिएशन लिखिए, हमने रोका। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखिए, हमने रोका, पर आपको नहीं पैसे नहीं थे, लोन लेना पड़ गया। लोन आपकी पॉकेट की प्रॉब्लम है, लोन आपके बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इंटरेस्ट को क्यों रिकॉर्ड करें? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई बिजनेस से रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो फाइनेंशियल कॉस्ट को लिखने की जगह कॉस्ट बुक्स में नहीं है, बिजनेस एक्सपेंसेस लिखेंगे। और आप क्या नहीं लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप कहेंगे सर ये क्या है? लो बताओ, आप नहीं जानते क्या? अरे चलो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। क्या आप लोगों ने डिविडेंड नाम कभी नहीं सुना हुआ? आप कहेंगे सर डिविडेंड तो सुना हुआ है। अच्छा, इनकम टैक्स सुना हुआ है? हां जी इनकम टैक्स तो सुना हुआ है। रिजर्व सुना हुआ है? हां जी रिजर्व तो सुना हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉस्ट शीट में ना ये लटरम पटरम एंट्रीज मत लिख दीजिएगा। अच्छा क्यों ना लिखे, क्यों ना लिखे? हम डिविडेंड क्यों ना लिखे, हम रिजर्व क्यों ना लिखे? हमें इसका जवाब चाहिए। तो सुनिए, मैं आपको जवाब देता हूं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बताया कि हमारी एक पेन की कॉस्ट है 6 रुपए, हम 4 रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं और कस्टमर को 10 रुपए का बेचेंगे। कितनी बढ़िया बात आपने बताई, पेन बनाया 6 रुपए का, बेचेंगे 10 रुपए में, 4 का प्रॉफिट। बस रुक जाइए,
आगे का डिस्कशन किया तो हम बुरा मानेंगे। आगे का डिस्कशन मतलब मैं बताता हूं, आपने बताया कि 4 रुपए के प्रॉफिट के कितने टुकड़े होंगे, आपने बताया कि 4 रुपए के प्रॉफिट पे सरकार को टैक्स कितना दिया जाएगा, आपने बताया कि बाकी बचे हुए अमाउंट से शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दिया जाएगा, आपने बताया कि बाकी पैसा रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। मुझे एक बात बताइए, यही सारी बातें पढ़नी है तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग की शरण में क्यों आए हैं? ये सारी बातें पढ़नी है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास जाइए ना, वो आपको पढ़ाएगा ना कि डिविडेंड कितना, टैक्स कितना, रिजर्व कितना। क्या ये सारी बातें भी हम पढ़ाएंगे? क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारी लट्रम पट्रम बातें आपको पढ़ाई जाएंगी? सबसे पहली कॉस्ट आप कौन से रिकॉर्ड करते हैं? आपका जवाब होना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मैं मना नहीं कर रहा हूं, शुरुआत हम अब भी वहीं से करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ना कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहले जरा इसके मैटर पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सिस्टम क्या है? पहले लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है जी, क्या लिखा जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें आप ऐड करिएगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। इस पर आप कहेंगे सर जी बात समझ में आ गई, इस हिसाब से सोचे तो अब आप माइनस करवा देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करेगा, क्लोजिंग माइनस करेंगे तो क्या पता चल जाएगा? जो रॉ मटेरियल आपने अल्टीमेटली कंज्यूम किया। पिछले पेजेस पे हम जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ रहे थे, चूंकि हम ये मानते थे कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अपने को गिवन नहीं है, तो यानी जो है कुल मिलाकर मटेरियल कॉस्ट यही है, तब हम सीधा ही रिकॉर्ड कर देते थे। यहां पर हमको पता करना पड़ेगा स्टॉक की एडजस्टमेंट के साथ। एकदम सही आपने पहचाना। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल में जब आप परचेजेस ऑफ मटेरियल ऐड करें तो कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बातों का? प्लस आपको ध्यान होगा, आपने कभी टर्म पढ़ा होगा कैरेज यानी फ्रेट। और कौन सा कैरेज और कौन सा फ्रेट? अरे इनवर्ड्स। अरे याद करिए यार, 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। मटेरियल परचेज करते समय आप जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करते हैं ताकि खरीदा गया सामान आपके स्टोर तक पहुंच जाए, वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, क्या वो परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं होता? द आंसर इज यस। ऑफ कोर्स इसमें आप ऐड करेंगे वो कैरेज या वो फ्रेट जो इनवर्ड नेचर का है, मटेरियल परचेज को करते समय जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर आपका होता है। ओके, एक काम और करिएगा, आप इसमें एक अमाउंट और ऐड करिएगा। अब पता नहीं ये आप लोग पहली बार सुन रहे हैं या फिर पहले भी आपको ये टर्म मालूम है। दिस इज ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ओके। इंश्योरेंस टर्म तो आप जानते हैं। ट्रांजिट यानी बीच रास्ते में। देखो कई बार ऐसा होता है कि जो मटेरियल आपने परचेज किया उसको लेकर आपको थोड़ा सा खतरा होता है, कहीं बीच रास्ते में ये खराब हो गया तो। देखो ऐसा है यार, सामान सेफ आपके पास पहुंच भी तो जाना चाहिए, और अगर खास तौर पे बहुत वैल्यूएबल वो है तो आपने इंश्योरेंस करवाया ताकि जो भी मटेरियल आपने परचेज किया वो बड़ी सेफ कंडीशन में आप तक पहुंच जाए। मेरे प्यारे बच्चों, वो जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है वो भी इसका पार्ट है। और इसके पीछे की सोच क्या है? सोच ये है कि जब तक सामान मेरे पास पहुंच नहीं जाता तब तक जितने भी एक्सपेंसेस मैं करता हूं वो परचेज कॉस्ट का पार्ट है, भले ही वो कैरेज का एक्सपेंडिचर हो, भले ही वो इंश्योरेंस का एक्सपेंडिचर क्यों ना हो। ऑब्वियसली। खैर चलिए, इन सब को ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे? आप इसमें से डिडक्ट करिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल आपने अभी तक कंज्यूम नहीं करा है, ऑब्वियसली आप उसे माइनस तो करेंगे ही ना। माइनस करेंगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि कितना रॉ मटेरियल बेसिकली अब तक आप परचेज कर चुके हैं। लेकिन एक अमाउंट आपको और माइनस करना पड़ेगा। कौन सा? सेल वैल्यू ऑफ
स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। ओके जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में भी स्क्रैप माइनस हुआ था, लेकिन वो स्क्रैप कौन सा था? वो था फैक्ट्री स्क्रैप। सुनेगा, बेसिक डिफरेंस सुनेगा। जब मैं कहता हूं मैंने रॉ मटेरियल का स्क्रैप बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल खरीदा गया, इससे पहले कि हम उसको कंज्यूम करते मटेरियल खराब हो गया, हमने बेच दिया, बेचकर कुछ रुपए मिल गए। भाई एक होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करते करते स्क्रैप हो गया, वो बाद में सोचा जाएगा। एक ये स्क्रैप कौन सा है कि भाई साहब अभी तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी नहीं हुई थी, यहीं पे स्क्रैप हो गया, हमने बेच दिया, बेचकर कुछ रुपए मिल गए, चलो मटेरियल डिपार्टमेंट की कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई भाई। अब जो फाइनल अमाउंट हमारे पास आएगा ना, वो है हमारे लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अल्टीमेटली ये है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जिसको कि हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर लिया है ना, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या ऐड कर देंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वाजिब। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड कर दीजिएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कुल मिलाकर हम फॉर्मेट में फिर वापस आ गए ना। ऑब्वियसली जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो जानते क्या आ जाएगा? अरे जो अमाउंट आएगा उसको आप कहेंगे, या तो कहिएगा डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर आप इसको नाम दीजिएगा प्राइम कॉस्ट। और एक बार ये डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए, फिर आप इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम उनको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज वर्क्स। फैक्ट्री यानी वर्क्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री के या वर्क्स के ओवरहेड्स इसमें ऐड करे जाएं। ये काम आप पिछले कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में भी कर रहे थे जो विदाउट स्टॉक आपने बनाया था। अच्छा, ये ऐड करके जो अमाउंट आएगा ना, हम उसको टेक्निकली कहेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। क्या कहेंगे? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। आप इसमें ऐड करिएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और आप इसमें से डिडक्ट करिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और ये प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, उसको हम टेक्निकली कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट कह लीजिए या फिर वर्क्स कॉस्ट कह लीजिए। अब यहां थोड़ी देर के लिए रुकेगा। क्या आप जानते जब आप ओपनिंग स्टॉक ऐड करते तो आप क्या मैसेज देते हैं? आप ये मैसेज देते हैं कि ये हमारा है। और जब आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो आप क्या मैसेज देते हैं? ये हमारा नहीं है। क्या मतलब हो भाई साहब हमारा है हमारा नहीं है? सुनो सुनो सुनो, असल में जो ओपनिंग स्टॉक है वो और कुछ नहीं, वो पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक था। तो वो एंट्री कैरी फॉरवर्ड करके हमारे पास आई, ब्रॉड फॉरवर्ड हुई। हमने कहा कि हम इसको अपना मानते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों सुनिए, आप कल रात को एक क्वेश्चन की पढ़ाई कर रहे थे, आपने एक क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया। वो अधूरा क्वेश्चन आज कैरी फॉरवर्ड हुआ, वैसे ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ। तो चूंकि वो अधूरा क्वेश्चन हम आज पूरा करेंगे, तो हम ये मैसेज देते हैं ये हमारा है, क्योंकि हमने आज इसको पूरा किया। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करके आप ये मैसेज देते हो ना कि ये हमारे पीरियड का माना जाए, क्योंकि इस पर काम आज कंप्लीट हुआ है। अच्छा, आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करके क्या मैसेज देते हैं कि काम नहीं हुआ जी इसके ऊपर पूरा, अधूरा काम छूट गया,
प्लीज इसको आज का काम ना माना जाए, ये कल पूरा हो जाएगा, इसको कल का काम मान लिया जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करके क्या मैसेज देते हो, ये हमारा है, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके ये हमारा नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। हटाने का मतलब माइनस कर दो, प्लस करने का मतलब इसको अपना लो। इसी लॉजिक से तो आप प्लस माइनस करते हैं कि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? वेरी गुड जी। एक बार फैक्ट्री कॉस्ट हमारे हाथ आ जाए, फिर फैक्ट्री कॉस्ट में आप क्या ऐड करेंगे? अरे वही चारों एक्सपेंसेस एक एक करके लिखेगा। नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अरे भाई हम तो थ्योरी लिख लिख के तंग आ गए, हम तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं। और मैंने क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का नोट आपको अभी नहीं लिखवा कर देना, और मैंने आपको वादा भी करा है कि आज की बची हुई क्लास में और अगली 2 क्लासेस में और कोई थ्योरी का नोट मैं आपको नहीं लिखवा कर दूंगा। अच्छा, नंबर 2 आप बताइए क्या था? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट था ना। अच्छा, और क्या था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। नंबर 4 आपको क्या ऐड करना है? वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड हैं, जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड है। ठीक है जी, ओके, ऐड हो जाएंगे। माइनस क्या करना पड़ता है? सेल वैल्यू ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। आप देखें ना, ये कौन सा स्क्रैप है? फैक्ट्री स्क्रैप, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के दौरान होने वाला स्क्रैप। एंड बाय प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब जो अमाउंट आएगा ना, हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको क्या कहेंगे? लिखेगा जी, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। क्या लिखा जी आपने? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी, ये उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। आप कहेंगे सर नाम काफी बड़ा है, तो मेरे प्यारे आप इसको खाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक बार ये कैलकुलेशन आ जाए ना, तो फिर आप इसमें ऐड करिएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, जब आप कहते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मैं फिर कहूंगा आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कि ये हमारा है। हमारा कैसे? आपको जो यार ये बना तो पिछले पीरियड में था, पर पिछले पीरियड में हम उसको बेच नहीं पाए, हम इसको इस पीरियड में बेच देंगे, तो इसलिए ये हमारा है। बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि जो पिछले पीरियड ने रिजेक्ट किया वो हमने एक्सेप्ट किया। पिछले पीरियड ने जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा, माइनस करा, हमने ऐड कर दिया। उसने कहा निकल जाओ, हमने कहा आ जाओ। इसको ऐड करके जो अमाउंट आता है ना, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको एक नाम देते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अवेलेबल। अवेलेबल यानी अरे भाई ये वो गुड्स हैं जो अवेलेबल है, चाहो तो बेच दो, चाहो तो बेच दो। मैं कहता हूं जो बनाया वो बेच दो, जो पिछले पीरियड से आया बेच दो। यानी आपके पास अवेलेबल है, जो क्वांटिटी अभी बनाई वो भी अवेलेबल है, जो पीछे से आई वो भी अवेलेबल है, चाहो तो बेच दो। लेकिन आपको सर ऐसा है, चाहने से क्या होता है? जो हम नहीं बेच पाए
सो नहीं बेच पाए, उसे माइनस कर देते हैं। जरूर जरूर हमने कोई रोका है आपको? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये हमारा नहीं है, हमने बनाया जरूर पर हम इसे बेच नहीं पाए, इसे यहां से ले जाओ, हम इसको अपना नहीं मानते। ले जाओ भाई ले जाओ, हम इसको अपना नहीं मानते। जो अमाउंट आएगा आप उसको क्या नाम दोगे? दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, यानी ये वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो क्वांटिटी सोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। वाजी वाह। आप कहेंगे सर नाम थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा कर दो, तो चलो यार लिख लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब तो खुश, अब तो नाम छोटा हो गया ना? हाँ जी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। वेरी गुड। अब फिर से आ जाइए, एक आप ऐड करिएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ब्रैकेट में जनरल। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, आप ऑब्जर्व करिए कि जो ऑफिस ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड थे वो तो ऊपर चले गए, वो तो ऊपर चले गए ना, और जो प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं थे, जनरल कैटेगरी के हो गए, वो वही आखिर में ऐड हो गए। और लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इस तरीके से आपने सारे अमाउंट अपने ऐड कर दिए। इन सबको ऐड करके बताओ क्या पता चल गया? अरे मैं बताता हूं ना, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें मैनेजमेंट अपनी मर्जी का प्रॉफिट ऐड करे, कहानी खत्म, आ गया जी सेल्स। वाजी वाह। आप कहेंगे सर बड़ी मुश्किल से इस पूरे पेज पे ये फॉर्मेट आया है। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट्स को डील करने के बाद अब हम एक काम करते हैं, जो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं हम उनके डिस्कशन पर आते हैं। अब कॉस्ट शीट में एक जगह आता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ओके, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को हम लोग दो एस्पेक्ट्स में डिस्कस करेंगे भाई। एक तो इसका मीनिंग, दूसरा इसके टाइप्स। ये तो आप जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कॉस्ट शीट में कहां पर ऐड किया जाता है, वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। पहले इसके मीनिंग पर आते हैं। ओके, तो टर्म है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हुआ क्वालिटी, और आप जानते हो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिजनेस को क्वालिटी के कंटेक्स्ट में दो काम करने होते हैं, एक को वो कहते हैं मेंटेनिंग, और भाई दूसरे को क्या कहा जाएगा? इंप्रूविंग। पर मेंटेनिंग या इंप्रूविंग क्या? अरे भाई क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। भाई जैसे ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, ये कस्टमर को गुड्स दे रही है, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करते हैं, ये हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना है और इंप्रूव करना है। इस कंटेक्स्ट में जो आपकी कॉस्ट होगी उसको कहा जाएगा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। वेरी गुड, परफेक्ट है जी। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के टाइप्स पर आते हैं। चार तरीके की कॉस्ट है इसकी: प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट से। प्रिवेंशन कॉस्ट में टर्म है प्रिवेंशन, इसका मतलब बुरा होने से रोके। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस की कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, जैसे मटेरियल का वेस्टेज हो जाता है, जैसे लेबर का अनप्रोडक्टिव टाइम है, अगर आपको लगता है ऐसी कुछ एक्टिविटीज हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब करती हैं, तो आप उन एक्टिविटीज को पहले से रोको, पहले से कंट्रोल एक्सरसाइज करें। वो हो गया प्रिवेंशन कॉस्ट। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपने बिजनेस में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करें,
ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि मटेरियल का जो है वो यूसेज कैसे हो रहा है। मटेरियल अगर कहीं वेस्ट हो रहा है तो वो मैनेजमेंट की नजर में आना चाहिए। आपने जो कैमराज इंस्टॉल करें उसमें आपको लेबर की एक्टिविटी भी पता चलेगी कि लेबर तो कहीं ऐसा नहीं है कि काम को ठीक ढंग से मैनेज ना कर रहा हो, अनप्रोडक्टिव टाइम उसका ज्यादा हो, आइडल टाइम ज्यादा हो। तो ये बेसिकली इस कॉस्ट को आप किस नेचर की कॉस्ट कहेंगे कि आप एक्चुअली प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना चाहते। तो प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए जो कॉस्ट होगी उसको ऑब्वियसली हम क्या नाम देंगे? प्रिवेंशन कॉस्ट। वेरी गुड। दूसरी कॉस्ट है अप्रेजल कॉस्ट। देखिए, जब हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को पता करने की कोशिश करते, आप लोगों ने भी कई बार हो सकता है ये महसूस करा हो कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपसे जानना चाहती है कि जो सर्विस उसने आपको दी, जो प्रोडक्ट उसने आपको दिया, आप उसकी क्या रेटिंग देंगे। कैसा कभी हुआ कि किसने फोन करके आपसे पूछा हो कि भाई आप बताएं, आप इसको 5 में से 4 पॉइंट देते हैं, 3 पॉइंट देते हैं। ये बेसिकली क्या है? हम जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा कर देते हैं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल हम कितना अचीव कर पाते हैं। तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को जानने के लिए हम एक सिस्टम डेवलप करते हैं, उस सिस्टम की एक कॉस्ट होती। अरे भी आपको जो मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं वो मैसेज पहुंचाने की भी तो एक कॉस्ट है। एसएमएस का जो पैक लिया जाता है उसकी एक कॉस्ट है। कस्टमर को मैसेज भेजेंगे, हम उससे कहेंगे अगर आपको लगता है कि हमने आपको अच्छी सर्विस दी तो 5 में से 5 पॉइंट दें, या फिर जो भी आप हमको इवेलुएट करना चाहें। तो जब कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को इवेलुएट करने का सिस्टम डेवलप किया जाता है, और अगर मान लीजिए हमको पता चले कि कस्टमर हमसे खुश नहीं है, तो फिर हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। तो ऑब्वियसली फिर ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट की डेफिनेशन में चला जाएगा। ओके, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इसको कैसे समझा जाए? देखो, अगर हम अपने कस्टमर को गुड्स की डिलीवरी देते, तो गुड्स की डिलीवरी देने से पहले ही हमको हमारे प्रोडक्ट का डिफेक्ट पता चल गया और हमने डिफेक्ट को ठीक कर दिया, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फेलियर कॉस्ट। लेकिन गुड्स की डिलीवरी दी जा चुकी, प्रोडक्ट इस समय कस्टमर के पास है और हमको पता चला कि जी प्रोडक्ट में खराबी है, तो हमको मालूम है कि कस्टमर हमसे नाराज है। अब उसकी नाराजगी को दूर कैसे किया जाए? बहुत आसान है, उसके आगे हाथ जोड़िए, माफी मांगिए कि जी जो प्रोडक्ट हमने आपको दिया उसमें ये खराबी है, हम खुद कह रहे हैं साहब, लेकिन आप हमसे नाराज ना हो, हम इस डिफेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करेंगे। तो कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता। इंटरनल फेलियर कॉस्ट में एडवांटेज ये है कि अभी कस्टमर को पता ही नहीं चला, पर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में डिसएडवांटेज ये है कि कस्टमर को पता चल चुका। इन एनी केस, कुल मिलाकर ये है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट की 4 तरीके की टाइप्स। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। वेरी गुड जी। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट पे डिस्कशन करने के बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट, पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट के कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आने से पहले इसके जरा पर्पसेस के बारे में बात करते हैं। आखिरकार गुड्स की पैकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती? पहला पर्पस है प्रोटेक्शन। भाई, जो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर किया जाता है, हमें उस प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन करना है। इसका मतलब वो जो पैकिंग मटेरियल है भले ही खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर उसके अंदर जो प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है, उसकी हमको प्रोटेक्शन करनी। भाई, आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, मोबाइल फोन की बड़ी वैल्यू है, उसको एक बॉक्स में पैक किया जाता है। मैं कहता हूं वो बॉक्स भले ही टूट फूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल फोन सही सलामत रहना चाहिए कि नहीं? तो मेन प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन के लिए पैकिंग करी जाती। कंटेनमेंट, पैकिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव कंटेनमेंट। मैं फिर से मोबाइल फोन का एग्जांपल देता हूं। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि उसी बॉक्स के अंदर उन्होंने कितने सिस्टमेटिकली उसमें फोन भी रखा होता है, चार्जर भी रखा होता है, ईयरफोन भी होता है,
एक बुक भी होती है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन वाली, और भी कुछ होता होगा भाई, लेकिन एक ही बॉक्स में कैसे ऐसे वैसे किस तरीके से सबको उसी के अंदर कंटेन कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया साहब, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को छोटे से छोटे स्पेस में कैसे कंटेन किया जा सकता है, यह भी पैकिंग का ही सबसे बढ़िया एग्जांपल है। पैकिंग का कमाल है। इंफॉर्मेशन, ओके, देखो जो कस्टमर है ना उसको इंफॉर्मेशन भी देनी बहुत जरूरी है कि आपने इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। खासतौर पे जब आप मेडिसिन खरीदते हैं तो दवाइयों पे उस पे लिखा ही होता ना कि इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, कि आपको कैसे इसको यूज करना है, दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी लेनी है। तो इंफॉर्मेशन भी तो आपको कस्टमर को प्रोवाइड करा कर देनी है। और एक चौथा ऑब्जेक्टिव मुझे पैकिंग का लगता है मार्केटिंग। इस तरीके से पैकिंग होनी चाहिए कि कस्टमर खुश हो जाए, वाह जी वाह, इससे प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है। और अगर कस्टमर खुश होगा तो ये नाम वो बाकी लोगों को भी कहेगा। माउथ पब्लिसिटी जो है ना, आपका प्रोडक्ट का जो प्रमोशन होना है ना, वो पैकिंग की मदद से हो सकता है। ये बात सच है कि जो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा पैक किया जाता है, कस्टमर को लगता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी ही होगी, हालांकि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए लेकिन पैकिंग उसको सपोर्ट करता है। तो अच्छी पैकिंग की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। पैकिंग जो है ना कौन कौन से पर्पसेस के लिए हो सकती है। पहला एग्जांपल है पैकिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब अगर आप वो पैकिंग नहीं करोगे तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मिनरल वाटर, मिनरल वाटर जो है वो बॉटल में ही तो पैक किया जाएगा ना, ऐसे तो बाजार में खुला पानी मिल नहीं सकता। सॉफ्ट ड्रिंक हैं उनको भी तो बॉटल में पैक किया जाएगा। जो जार है उसको भी प्राइमरी पैकिंग, एक तरीके से ये प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट हो गई। और जो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है ये वो कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए बहुत जरूरी है। आप जो टूथपेस्ट खरीदते हैं तो जिस ट्यूब के अंदर उसको डालकर बेचा जाता है उसके बगैर तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है नहीं। तो वो है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। और ये बात आप जानते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट की ये रिक्वायरमेंट है कि जो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है यानी जो मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए पैकिंग करी जाती है उसका क्या ट्रीटमेंट है, वेल उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट माना जाएगा। एक बार फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए तो उसके बाद प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड होती है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट यानी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के पर्पसेस के लिए जो पैकिंग एक्टिविटीज एग्जीक्यूट करी जाती है। अच्छा, उसके बाद गुड्स को इसलिए भी पैक किया जाता है कि उसको अलग अलग एजेंट्स के पास, अलग अलग ब्रांचेस के पास उनकी सेफ डिलीवरी हो सके। हो सकता है कोई प्रोडक्ट ऐसा हो कि यहां पर हमारी एक फैक्ट्री है लेकिन बड़ी सारी जगह पर हम उसको बेचते हैं और हमारे एजेंट्स बेचते हैं, हमारी ब्रांचेस बेचती हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने प्रोडक्ट को पहले अपनी सभी ब्रांचेस के पास सेफ कंडीशन में पहुंचाएं। उसके लिए जो पैकिंग करी जाती है वो पैकिंग जो है वो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट नहीं है। उसको क्या माना जाएगा, पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कॉस्ट शीट बनाते समय एकदम आखिर में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की लिस्ट में उसको आपको काउंट करना है। ओके, उसके बाद एक वो पैकिंग है कस्टमर के घर तक सेफ डिलीवरी, इसको इंश्योर किया जाए। ये पूरी तरीके से सेलिंग एक्टिविटी, ये कस्टमर को आप सीधा एडवांटेज दे रहे, तो इसको आप सेलिंग ओवरहेड का पार्ट मानेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है और जो सेलिंग ओवरहेड है ये हमारे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में कोई अलग अलग थोड़ी लिखे जाते हैं, एक ही बात है ना। इसलिए इफेक्टिवली सोचा जाए तो ये वाली जो पैकिंग कॉस्ट है जो सेफ डिलीवरी टू ब्रांचेस है और ये वाली जो पैकिंग कॉस्ट है जो सेफ डिलीवरी टू कस्टमर्स है, इनका नेट इंपैक्ट एक ही जैसा रहेगा कि कॉस्ट शीट में आपको इसको लिखना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की कैटेगरी में। परफेक्ट है स्टेटमेंट, वेरी गुड जी। तो ये डिस्कशन रहा पैकिंग कॉस्ट को लेकर। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ओके, इस डिस्कशन की शुरुआत करें पर्पसेस से। जैसे आप पैकिंग के पर्पसेस पढ़ रहे थे,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पसेस हैं जिंदा रहना और तरक्की करना। मेरा मतलब है सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। भाई आजकल के जमाने में अगर आपको सर्वाइव और ग्रोथ के बारे में सोचना है तो बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मैं चलिए मोबाइल फोन कंपनी के बारे में बात करूं तो बिना रिसर्च, बिना डेवलपमेंट के क्या आपकी प्रोग्रेस हो सकती है? अरे भाई आज की डेट में तो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास 6 महीने पुराना फोन भी पड़ा है तो पता है दोस्त लोग ताना देने लगते हैं कि क्या बाबा आदम के जमाने का फोन लेकर घूम रहे। सोचिए यार इस बात को। सर्वाइवल और ग्रोथ रिसर्च के ऊपर ही टिका हुआ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। भाई अगर पुरानी कार आप बेचो तो उसका प्राइस तो बढ़ नहीं सकता जी। अगर आपको कार का प्राइस बढ़ाना है, मोटरसाइकिल का प्राइस बढ़ाना है तो कस्टमर को कहना पड़ता है ये नया मॉडल लेकर आए हैं, नए फीचर्स के साथ लेकर आए। तो भैया बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, मैंने जैसे बताया ना, जिंदा रहना है, तरक्की करना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करनी पड़ेगी। अब हमको भी इस कोरोना वायरस के दौरान अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ गई। स्टूडेंट से हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं ये इस पर्टिकुलर पीरियड ने हमको सिखाया और बड़े सारे ऐसे मेथड्स डेवलप हुए जो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए बड़े प्रोडक्टिव जो है यूजफुल हुए, अल्टीमेटली प्रूव भी हुए। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूं जी ये पर्पसेस हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के। ओके, अच्छा कई बार ऐसा लगता है ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट से अलग कैसे है? सॉरी, जो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है ऐसा लगता है वो भी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को डेवलपमेंट और इंप्रूव करने के बारे में बात करते, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी तो वही है। चलिए मान लिया क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, इंप्रूव किया जाए। लेकिन जब हम टर्म यूज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो है एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू बिजनेस। अच्छा जी, अब जैसे मान लीजिए हम एक रिसर्च करना चाहते कि अपने बिजनेस के अकाउंट्स को ठीक ढंग से कैसे मैनेज किया जाता है, बिजनेस के अकाउंट्स को। अरे वाह जी वाह, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में थोड़ी काउंट करेंगे। रिसर्च जो टर्म है वो है एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू बिजनेस। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है ओनली वन एक्टिविटी, दैट इज क्वालिटी। अच्छा चलिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए ये फर्क नहीं भी करना चाहते तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताइए, कॉस्ट शीट में दोनों को लिखने की जगह तो एक ही है। एक बार फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए तो उसके बाद ही तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड होता है, उसके बाद ही तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड होता। इसका मतलब जगह तो एक ही है। अगर डिफरेंस नहीं भी है या आप नहीं भी करना चाहते तो भी ऑब्जेक्टिव तो वही है, कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो वही है। और वो ट्रीटमेंट क्या है कि आपको इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानना पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि जो रिसर्च हुई है उसका ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या फिर सेलिंग और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आपकी कॉस्ट है उसको आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट मानना पड़ेगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट कब है? अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है। और अगर वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी का पार्ट है तो आपको उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट मानना पड़ेगा। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को लेकर। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस में, उसको हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल रेशियो। टोटल रेशियो के कंसेप्ट को ना एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें मान लीजिए इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे गिवन होगी कि आपकी जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है वो है ₹1,60,000। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ए और बी दो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, ए की क्वांटिटी 2000 यूनिट्स, बी की क्वांटिटी 600 यूनिट्स,
और दोनों की जो जॉइंट कॉस्ट है वो है ₹1,60,000। एक इंफॉर्मेशन मान लीजिए आपको और गिवन है कि जो ए और बी की जो पर यूनिट कॉस्ट है उसका रेशो है 1:2। मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? ओके, इसको डील करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड जो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए क्योंकि स्कूल लेवल पर ऐसा ही मेथड पढ़ाया जाता है। क्या है पहला मेथड? देखिएगा जी। ओके, पर यूनिट कॉस्ट, जब हमको यह कहा जा रहा है कि ए और बी का जो पर यूनिट कॉस्ट है उसका रेशो है 1:2, तो बड़े आराम से एज्यूम किया जा सकता है कि ए का पर यूनिट कॉस्ट है ₹X और बी का पर यूनिट कॉस्ट है ₹2X। कितना सिंपल एजम्पशन है। उसी तरीके से फिर हम टोटल कॉस्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं। ओके, ए की क्वांटिटी है 2000 यूनिट्स और बी की क्वांटिटी है 600 यूनिट्स। अगर पर यूनिट कॉस्ट है ₹X एंड ₹2X, इन पैरामीटर्स पर सोचा जाए तो ए की टोटल कॉस्ट हो गई 2000X और बी की टोटल कॉस्ट हो गई 1200X। सो दिस इज 3200X। वेरी गुड। इसका मतलब टोटल कॉस्ट ए और बी का X की टर्म्स में कहा जा सकता है 3200X। लेकिन हम तो टोटल कॉस्ट जानते हैं ना, और कितनी टोटल कॉस्ट है ये लिखी ₹1,60,000। तो भी X हो गया 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3200। ओके, ये आपको कितना मिला? ₹50। परफेक्ट। जैसे X आपको ₹50 मिलेगा, बड़े आराम से पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट, ओके, ए का है ₹X, दैट मीन्स ₹50, और बी का है ₹2X, दैट मीन्स ₹100। ठीक है। अब अगर हम आपसे टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करने को कहें, उसमें ए और बी, वेरी गुड, ए की क्वांटिटी है 2000 यूनिट्स और बी की क्वांटिटी है 600 यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट ₹50 एंड ₹100। वेरी गुड। 2000 यूनिट्स ₹50 पर यूनिट, ₹1 लाख। बी के केस में 600 यूनिट्स ₹100 पर यूनिट, दैट इज ₹60,000, और दोनों का टोटल ₹1,60,000, और 1,60,000 ये आपकी जॉइंट कॉस्ट का टोटल है। एज सच मैं इस मेथड के खिलाफ नहीं हूं भाई, ये मेथड तो अच्छा ही मेथड है। स्कूल लेवल पर आपने ऐसी सिचुएशन को डील करी हुई है, पर सीए के एग्जाम में ना थोड़ा बुरा माना जाता है जी। ऐसा लगता है कि आप बच्चों वाली कैलकुलेशन डील कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये कैलकुलेशन मान भी लें तो यार कितनी कैलकुलेशन करोगे? हो सकता है आपको एक क्वेश्चन में ऐसी 5-6 बातें मिल जाएं, हो सकता है 6, 7, 8 कैलकुलेशंस ऐसी डील करनी पड़ जाएं, तो कैसे हैंडल करोगे? इसलिए इसका आपको एक शॉर्टकट सीखना होगा, और उस शॉर्टकट को हम कहते हैं टोटल रेशो। अगर आप वो टोटल रेशो का कंसेप्ट सीख लेते हैं तो इतना टाइम, इतना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होगा। अब ये टोटल रेशो का कंसेप्ट क्या है, आइए जी इस टोटल रेशो के कंसेप्ट को समझते हैं। मेथड नंबर 2, रेकमेंडेड मेथड। ये टोटल रेशो का कंसेप्ट ये कहता है कि देखिए, जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी है उसकी रेशो है 2600। मैं फिर से कह रहा हूं, जो क्वांटिटी है उसकी रेशो है 2600। ओके, और जो पर यूनिट है उसकी रेशो है 1:2।
पर यूनिट कॉस्ट, तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, ये वाला 1, और इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये 2। यानी अगर आप क्वांटिटी को पर यूनिट कॉस्ट की रेशो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको मिलेगा 2000 और ये है 1200। क्या ये हो गया 5:3? क्या ये हो गया 5:3? परफेक्ट। आप इस रेशो को अप्लाई करें तो जो टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, अगर हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े तो सिस्टम क्या है कि वैसे आपकी जॉइंट कॉस्ट का टोटल है 1,60,000, इसमें ए का शेयर कितना हुआ, रेशो का टोटल 8, 5/8, क्या ये आपको मिला ₹1 लाख? एकदम ठीक है। उसी तरीके से जो बी का शेयर आएगा 1,60,000 जो टोटल है उसका 3/8, ओके, ये है ₹60,000। तो जी हम तो सभी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देंगे कि जब भी आपको जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ जाए, तो भैया आप इसके लिए बिल्कुल भी मेथड नंबर 1 बिल्कुल भी अप्लाई मत करिएगा। एक ये रेकमेंडेड नहीं है, दूसरा इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। मेथड नंबर 2 कितना परफेक्ट मेथड है और फटाफट इसका आंसर आ जाता है, और ये आपके हायर थॉट प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये क्या कहता है जी, आप टोटल रेशो कैलकुलेट कर लो, और टोटल रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, वेल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद पर यूनिट रेशो, उससे टोटल रेशो मिलेगा, और टोटल जॉइंट कॉस्ट को टोटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें। वैसे भी अगर कंसेप्चुअली भी सोचा जाए, आप टोटल कॉस्ट को भला पर यूनिट रेशो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करोगे? अगर आपको टोटल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपके पास रेशो भी टोटल बेसिस पर ही होना चाहिए। बात एकदम कंसेप्चुअली सही है ना? ओके, अब मैं आपको यूनिट कॉस्टिंग के रिवीजन का लास्ट पॉइंट डिस्कस करवा के दूंगा, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एंड दैट इज स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन के एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला एग्जांपल जो मैंने पिक करा है, देखिएगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है 1000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक तो खैर कुछ है नहीं। इसका मतलब कितनी क्वांटिटी सोल्ड है, प्रोड्यूस क्वांटिटी में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें तो सोल्ड क्वांटिटी हो गई 700 यूनिट्स। एक इंफॉर्मेशन आपको और अवेलेबल है कि जो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है ₹12,000, सेलिंग ओवरहेड्स ₹3 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ₹20 पर यूनिट। अब इसमें स्टॉक वैल्यूएशन का कंसेप्ट पिक्चर में आता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, इसके बाद फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल की तरफ भी आएंगे। तो कॉस्ट शीट के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन किस तरीके से शो करी जाएगी? पहले लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये क्वांटिटी प्रोड्यूस को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 1000 यूनिट्स, और हमको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो 1000 यूनिट्स है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है ₹12,000। तो ऑब्वियस कंक्लूजन ये निकल कर आएगा कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो है ₹12। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो है। ऑब्वियसली हमको वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देना चाहिए। हमारी सोच क्या होगी कि जो 300 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है उनके हिस्से की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हुई? हम कहेंगे जो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं उसी में से तो 300 यूनिट्स रिमेनिंग है, तो इनका पर यूनिट कॉस्ट यहीं से पता कर लिया जाना चाहिए एट द रेट ऑफ ₹12 पर यूनिट। 300 इंटू 12, तो ये हो गया 3600। परफेक्ट, 3600 डिडक्ट हुआ, डिफरेंस आ गया 8400। 8400 बेसिकली क्या हुआ, इसको टेक्निकली कॉस्ट शीट में क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
भाई जो क्वांटिटी सोल्ड है दैट इज 700 यूनिट्स। अगर हम इनके हिस्से की प्रोडक्शन कॉस्ट जानना चाहें, 700 यूनिट्स 8400 पर यूनिट ₹12। अभी तक का ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपने ₹12 पर यूनिट के ऊपर क्वांटिटी प्रोड्यूस करी और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन भी 12 पर हुआ और जो सोल्ड क्वांटिटी है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ₹12 पर यूनिट ही है। फिर उसके बाद इसमें ऐड होते हैं सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? वेल 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट, एकदम परफेक्ट है। 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर यूनिट, तो टोटल सेलिंग ओवरहेड रिकॉर्ड करे जाने चाहिए 2100। इन दोनों का टोटल 10,500। 10,500 क्या हुआ भला? ओके, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, अगर पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है ₹12, सेलिंग ओवरहेड है ₹3, तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट हो गया ₹15। तो आपने देखा कॉस्ट शीट बनाते समय हम क्लोजिंग स्टॉक के मैटर को कैसे हैंडल करते हैं। ओके, आपको यह भी कहा जा रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹20 पर यूनिट। ऑब्वियसली यहां जो प्रॉफिट आएगा अगर हम उसको बैलेंसिंग फिगर लिख लें और उसके बाद सेल्स 700 यूनिट्स, जो पर यूनिट सेलिंग प्राइस आपको गिवन है ₹20, टोटल सेल्स वैल्यू इस हिसाब से सोचे तो 14,000 रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,500। ओके, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 3,500। वैसे मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा पर यूनिट प्रॉफिट है ₹5। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ₹20 है और कॉस्ट ₹15 है। वेरी गुड जी। स्टॉक वैल्यूएशन का कितना सिंपल केस और कितना सिंपल एग्जांपल आपके सामने आया। सिंपल एग्जांपल को पता है कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है? आप ये मान के चलिएगा कि वो सारे क्वेश्चन कि जिसमें ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं है, जैसे इसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक को जानबूझ के 0 रखा, वो सारे क्वेश्चन जिसमें ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं है वो स्टॉक वैल्यूएशन के सिंपल क्वेश्चन में आता है, क्योंकि ना तो उसमें फीफो मेथड के बारे में सोचना पड़ता है, ना लीफो मेथड के बारे में, और ना ही वेटेड एवरेज मेथड के बारे में। पर जिन क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी होता है वहां पर मेथड ऑफ वैल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल में हम ओपनिंग स्टॉक की सिचुएशन को बड़े अच्छे ढंग से हैंडल करने वाले, और हम इसमें जो कॉस्ट शीट बनाएंगे उसमें हम वेटेड एवरेज मेथड, हम फीफो मेथड और लीफो मेथड, ये तीनों मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले गिवन इंफॉर्मेशन को आप एक बार पढ़ लीजिए। आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2000 यूनिट्स, पर चूंकि ओपनिंग स्टॉक ब्रॉड फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है, लास्ट पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, तो इंफॉर्मेशन आपको यह भी दी गई कि पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग स्टॉक था, जो इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बना है, इसका स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ था 14 के रेट पर, ₹14 पर यूनिट। हमने इस पीरियड में क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है 6000 यूनिट्स, और इस पीरियड की जो हमारी कॉस्ट है वो है ₹14.40 पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक 1500 यूनिट्स है, इसका अमाउंट तो आपको पता करना पड़ेगा। वेल, सेलिंग ओवरहेड्स है ₹2 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ₹25, ये इंफॉर्मेशन है। मान लो यहां पर हमको कॉस्ट शीट बनानी पड़े, और तीनों मेथड से शुरुआत में करूंगा वेटेड एवरेज मेथड से। ओके, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए? कॉस्ट शीट बनाते समय सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड। हमने इस पीरियड में क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है 6000 यूनिट्स, और हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो है ₹14.40। तो करंट पीरियड की कॉस्ट है 86,400। परफेक्ट। इसमें ऐड कर दिया जाना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स।
ओके, 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹14, तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है ₹28,000। वेरी गुड। आप जैसी दोनों का टोटल करेंगे वैसे दोनों का टोटल आपको कितना मिल गया, 1,14,400। ठीक है जी। इसको आप क्या कहेंगे, वेल दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, 6,000 प्लस 2,000 दैट इज 8,000 यूनिट्स। ठीक बात है। एट द रेट ऑफ, भाई आपकी टोटल कॉस्ट हो चुकी है 1,14,400। ओके, आप इसको डिवाइड करें 8,000 यूनिट से, ये जो रेट आएगा ना, इस रेट को हम क्या कहेंगे, वेटेड एवरेज रेट 14.30। ना ये करंट पीरियड को रिप्रेजेंट करता है पूरी तरीके से, ना लास्ट पीरियड को, ये दोनों के वेटेड एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करता। ऐसी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओपनिंग स्टॉक और रीसेंट प्रोडक्शन में डिफरेंस नहीं करना चाहती। वो ये कहते जी हमें झंझट में नहीं पड़ना कि कौन सा हमारे पास पुराना स्टॉक है, कौन सा नया स्टॉक है। पुराना नया मिलकर ऐसे मिक्सअप हो जाता है कि फिर उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, हम बातों को मिक्सअप कर देते। ऐसी सिचुएशन में जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाए और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाए, तो ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि ये पुराना सामान है या नया सामान है। वैल्यूएशन हो जाना चाहिए सिंपली एवरेज बेसिस पे। आपने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक की आपके पास है 1500 यूनिट, तो पुराने नए का फर्क मत करिए, सिंपली आप इसका वैल्यूएशन कर दें वेटेड एवरेज रेट पर, दैट इज 14.30 पर यूनिट। वेरी गुड। तो ये अमाउंट आ गया 21,450। डिफरेंस आपको पता चलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वांटिटी 6,500 यूनिट्स, और इसका वैल्यूएशन भी वेटेड एवरेज रेट पर ही होगा, दैट इज 14.30। हां जी, डिफरेंस आप वैसे भी पता कर सकते हैं 92,950। ठीक है, इसमें सेलिंग ओवरहेड अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। सेलिंग ओवरहेड्स ₹2 पर यूनिट, 6,500 यूनिट्स at the rate of ₹2 per unit, that makes ₹13,000. So we get the information regarding cost of sales. Cost of sales of course total cost को represent करेगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो है ही, साथ में सेलिंग ओवरहेड का कंटेंट भी है। ये टोटल आपको मिलेगा 105,950। एकदम ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि जो 6,500 यूनिट सोल्ड है उसमें पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 14.3 और सेलिंग ओवरहेड है ₹2। बड़े आराम से आप इसका टोटल भी कर सकते हैं एट द रेट ऑफ ₹16.30 पर यूनिट। एकदम बढ़िया। प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स आप बैलेंसिंग फिगर ही हमेशा से कैलकुलेट करते रहे हैं। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स को आप कैसे सोचेंगे, 6,500 यूनिट सोल्ड और सेलिंग प्राइस है ₹25। 25 है ना, वेरी गुड। 6,500 यूनिट सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹25। सेल्स वैल्यू आपको मिलेगा 1,62,500।
प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बताया जा सकता है 56,550, और ये जो प्रॉफिट पर यूनिट है इसको आप बड़े आराम से चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका सेलिंग प्राइस है 25, अगर कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है 16.3, तो बड़े आराम से आप प्रॉफिट पर यूनिट भी पता कर सकते हैं, दैट इज 8.70 पर यूनिट। खैर प्रॉफिट की कैलकुलेशन को छोड़िए, आप जरा हमारा वेटेड एवरेज मेथड का वैल्यूएशन का सिस्टम सोचिए। हम कहना क्या चाहते हैं कि जो पहले प्रोड्यूस क्वांटिटी है आप उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करें, आपको टोटल क्वांटिटी पता चल जाएगी, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, फिर आप वेटेड एवरेज रेट पता कर सकते हैं। उसी वेटेड एवरेज रेट पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी करें और जो रिमेनिंग क्वांटिटी सोल्ड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उसी रेट पर आएगी। सेलिंग ओवरहेड आप ऐड करेंगे, आपको पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट, फिर सेल्स लिखा, प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। अब एक काम और करते हैं लास्ट में कि इसी सिचुएशन को एज इट इज, इसी एग्जांपल को हम फीफो मेथड से भी डील करते हैं और हम लीफो मेथड से भी डील करते हैं। तो आइए जी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फीफो मेथड में मैंने क्या करा है कि इतनी कैलकुलेशन को मैंने पहले से लिख के रखा है। भाई रिवीजन वीडियो में ना टाइम सेव करने की सारी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ती। मैं फिर से पीछे आ जाता हूं। जैसे प्रोड्यूस क्वांटिटी और ओपनिंग स्टॉक जो था उसको ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल आ गया था ना, तो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने पहले से लिखी हुई है कि ये क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, ये ओपनिंग स्टॉक, और आपके पास आ गया टोटल गुड्स अवेलेबल। तो यहां तक इंफॉर्मेशन सेम है। फिर जब आप क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स इसमें से डिडक्ट करेंगे और फीफो मेथड अप्लाई करेंगे तो सवाल ये उठेगा कि क्लोजिंग स्टॉक की जो 1500 यूनिट है उनका वैल्यूएशन कैसे किया जाए। ऑफ कोर्स फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो क्वांटिटी आपके पास पहले से अवेलेबल है आप उसको पहले बेच दो। आपके पास ओपनिंग स्टॉक की जो क्वांटिटी पहले से अवेलेबल है पहले उसको बेच दीजिए। इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है फिर वो कौन सी क्वांटिटी में से है? ऑब्वियसली जो क्वांटिटी आपने अभी अभी प्रोड्यूस करी है, जो रीसेंट प्रोडक्शन है, उसी में से क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर फीफो मेथड अडॉप्ट किया जाए तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन रीसेंट प्रोडक्शन पर, मेरा मतलब है 14.40 पर यूनिट के रेट पर चला जाएगा। सो 1500 यूनिट्स 14.4, तो यही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगा 21,600। एकदम ठीक बात है। जब ये 21,600 आप डिडक्ट करेंगे 1,14,400 से, तो बैलेंस आ जाएगा 92,800। ये 92,800 क्या हुआ? इसको आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो क्वांटिटी सोल्ड है, वैसे क्वांटिटी सोल्ड है कितनी? 6,500 यूनिट्स। जो क्वांटिटी सोल्ड है भाई ये इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, और क्वांटिटी सोल्ड का हम आपको अमाउंट का ब्रेकअप भी दे सकते हैं। ऑब्वियसली पहले आपने ओपनिंग स्टॉक को बेचा होगा 2000 यूनिट, और ये जो 2000 यूनिट हैं पर यूनिट रेट है ₹14, पर यूनिट रेट है ₹14, सही है। आपने बेची है 6500 यूनिट। अगर 2000 यूनिट ओपनिंग में से है तो बाकी बची 4500 यूनिट फिर आप रीसेंट प्रोडक्शन में से पिक कर सकते हैं, और उसका वैल्यूएशन होगा एट द रेट ऑफ ₹14.40 पर यूनिट। तो जो 6500 यूनिट बेची गई हैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आपने कैसे पता करी? पहले आपने ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट सारी की सारी उठा ली, उसके बाद जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी अभी जो कि 6000 यूनिट हैं, उसमें से 1500 यूनिट तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में चली गई और बाकी 4500 यूनिट प्रोड्यूस क्वांटिटी की कैलकुलेशन में चली गई। इसमें ऑफ कोर्स ऐड कर दिया जाना चाहिए सेलिंग ओवरहेड्स।
सेलिंग ओवरहेड्स कितना है? अरे सेलिंग ओवरहेड्स है ₹2 पर यूनिट। वेरी गुड। 6500 यूनिट सोल्ड हैं एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट, तो आपका टोटल सेलिंग ओवरहेड हो गया ₹13,000। ऐसा करने से आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन पता चलेगी। वेरी गुड जी। तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितना आ गया? 1,05,800। ठीक है। प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर और सेल्स वही है 6,500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹25। मैं पिछली स्लाइड पे चला जाता हूं, वहां पर भी हमने सेल्स यही रिकॉर्ड किया था 1,62,500। तो जो प्रॉफिट आपने वेटेड एवरेज मेथड में बताया था 56,550, वही प्रॉफिट फीफो मेथड के हिसाब से कितना बन गया? ओके, ये प्रॉफिट आ गया 56,700। ठीक है जी। कॉस्ट शीट ऐसे बनेगी इसी एग्जांपल में अगर फीफो मेथड अडॉप्ट करा जाए तो। लास्ट में हमारे पास है लीफो मेथड। वेरी गुड जी। बढ़ता हूं मैं लीफो मेथड की तरफ। इसी एग्जांपल को अगर हम लोग लीफो मेथड से हैंडल करते हैं तो मैंने बड़ी सारी इंफॉर्मेशन पहले से लिख के रखी हुई है। जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है उसकी कॉस्ट, और जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट। जो आपके पास टोटल क्वांटिटी अवेलेबल 8,000 यूनिट्स है, जिसका अमाउंट है 1,14,400। ये एज इट इज वही है जो आप लोगों ने फीफो मेथड में भी और वेटेड एवरेज मेथड में भी लिखा था। अब जरा स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 1500 यूनिट और लीफो मेथड। भाई लीफो मेथड यानी जो क्वांटिटी बाद में बनी है वो पहले बेच दी जाएगी, लास्ट में इन होगा, फर्स्ट में आउट हो जाएगा। ओके जी। तो अगर आपने 6,500 यूनिट बेची हैं तो पक्का आपने जो अभी की क्वांटिटी प्रोड्यूस है वो तो पहले बेच दी होगी। तो अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक की 1500 यूनिट बची हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ओपनिंग स्टॉक में से बची होंगी, और ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो पर यूनिट ₹14 के रेट पर होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 1500 यूनिट हैं 14 के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया ₹21,000। ठीक है। इसका मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो 6,500 यूनिट सोल्ड हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हो गई 93,400। ठीक है। सेलिंग ओवरहेड है ₹2 पर यूनिट। अगर वो है ₹2 पर यूनिट तो सेलिंग ओवरहेड 13,000 आप इसमें ऐड करें। ऐसा करने से आपको टोटल कॉस्ट 1,06,400 पता चल जाएगा। 1,06,400। ठीक बात है ना? ओके। और प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर लीजिए 56,100। हम लोगों ने पहले वेटेड एवरेज, फिर फीफो और फिर लीफो मेथड के हिसाब से स्टॉक वैल्यूएशन के कंसेप्ट को समझा। मेरे ख्याल से ये वाला जो रिवीजन वीडियो यूनिट कॉस्टिंग का है ये लगभग 2 घंटे के आसपास का टाइम ले चुका है। सारी बातें तो हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश करी कि यूनिट कॉस्टिंग के जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं उनको एक रिवीजन वीडियो में टच तो जरूर किया जाए। चलिए जी, आज की रिवीजन क्लास को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे अगली रिवीजन क्लास में, तब तक मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।